वानसू एक गरीब घर से आई थी, लेकिन आज वो एक अमीर और फेमस गोल्फ प्लेयर बन गई है। आज वो यूनिसेफ ऑफिस में मेहमान स्पीकर बनकर आई है। वहां वो एक छोटी लड़की की बात करती है जिसे एक आतंकी ग्रुप ने उठा लिया था, लेकिन किस्मत से वो बच गई। जब वानसू अपनी बात खत्म करती है, उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि उसे धमकियां मिल रही हैं। सेक्रेटरी बोलती है कि आज की बाकी प्लान कैंसिल कर दो। फिर वो एक इंटरव्यू के लिए प्रिंस मोहम्मद से मिलती है और मनीला के शॉपिंग एरिया में एक फंडरेजिंग प्रोग्राम के लिए निकलती है। जैसे ही वो एक ज्वेलरी शॉप से बाहर आती है, उसके साथ आई लड़की को एक स्नाइपर गोली मार देता है। उसका बॉडीगार्ड उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी मारा जाता है। वानसू डर जाती है, लेकिन एक आदमी डुयून आकर उसे बचा लेता है और एक कार के पीछे छुपाता है। स्नाइपर फायर करता रहता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता। फिर वो वानसू को एक एसयूवी में ले जाता है। डुयून बोलता है कि वो कोई सेफ जगह ढूंढेगा, लेकिन गाड़ी खराब हो जाती है। वानसू पूछती है कि तू है कौन? डुयून बोलता है कि वो बस रास्ते से जा रहा था और मदद कर दी। वानसू को शक होता है, लेकिन डुयून समझाता है कि वो कोई बुरा आदमी नहीं है। फिर उसे पता चलता है कि गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगा है, तो वो निकाल देता है और बोलता है कि अब हमें ये गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि दुश्मन हमें ट्रैक कर रहे होंगे। वानसू कहती है पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन डुयून मना करता है, बोलता है पुलिस में भी उनके आदमी हो सकते हैं। फिर वो बोलता है चलो मेरे घर चलते हैं, पास में ही है। थोड़ी देर में दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं। डुयून पूछता है कि किसी पर शक है क्या? वानसू को कुछ समझ नहीं आता और वो वहां से जाने की कोशिश करती है। डुयून रोकता है और बोलता है कि अकेले जाना ठीक नहीं है। वो उसे एम्बेसी छोड़ने को तैयार होता है और कहता है किसी भरोसेमंद को कॉल कर। लेकिन डुयून चेतावनी देता है, लोकेशन किसी को मत बताना। फिर वो अपने जख्म साफ करता है और वानसू को ले जाने के लिए बाहर आता है। वानसू कहती है कि उसे किसी का नंबर याद नहीं है, तो कॉल नहीं कर पाई। फिर भी प्लान वही रहता है, डुयून उसे एम्बेसी ले जाएगा। जब डुयून उसके चेहरे से खून पोंछता है, दोनों के बीच एक खास पल आता है, लेकिन वानसू खुद को रोक लेती है। फिर वानसू अपने पति से मिलती है, जो उसे हॉस्पिटल ले जाता है और कहता है पार्टी कैंसिल कर दे। बाद में वानसू अपनी सास मिसेस पार्क से मिलती है। दोनों के बीच बहस होती है। सास बोलती है कि चाइनीज एम्बेसडर को रिश्वत दे दो, लेकिन वानसू मना कर देती है। फिर सास कहती है पार्टी कैंसिल कर दो, जैसे बेटे ने कहा था, लेकिन वानसू फिर मना कर देती है। मिसेस पार्क को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि वो वानसू को मारना चाहती है। उधर डुयून अपने पुराने दोस्त और उनके रिश्ते को याद करता है। ऐसा लगता है कि डुयून हुआन ग्रुप में कुछ पुराना मामला सुलझाने आया है, जो मिसेस पार्क से जुड़ा है। हुआन ग्रुप का सिक्योरिटी चीफ डुयून से मिलकर उसे थैंक यू बोलता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। सिक्योरिटी चीफ उसे फिर से अपनी टीम में आने को कहता है, ताकि पहले जैसे साथ में काम कर सकें। पार्टी का टाइम होता है। वानसू और उसके हस्बैंड किम अच्छे से तैयार होकर जाने वाले होते हैं, लेकिन हॉल में जाने से पहले सिक्योरिटी चीफ उन्हें डुयून से मिलवाते हैं। वानसू उसे अच्छी तरह जानती है और उसे देखकर कुछ फील करती है। चीफ बताता है कि डुयून और किम पहले पुलिस एकेडमी में साथ काम करते थे और डुयून उसका ट्रेनिंग वाला बंदा था। किम उसे काम के लिए थैंक यू बोलता है और चीफ से कहता है कि इसे इनाम मिलना चाहिए। पार्टी में जब यह अमीर कपल एंटर करता है, वानसू को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। जब वो छोटी थी, उसकी मां मिस पार्क के घर काम करती थी। मिस पार्क उसकी मां से बुरा बर्ताव करती थी। उसकी मां ने कुछ गोल्फ क्लब चुरा लिए और वानसू को खेल सिखाया। वानसू इसमें अच्छी भी थी। बाद में उसकी मां ने उसे प्रोफेशनल बनने के लिए अमेरिका भेजा, टूर्नामेंट्स खेलने। वो अच्छा खेलती थी और कई गेम जीतती थी, खासकर नंबर 7 क्लब से। जब एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, तो उसने कहा बचपन में बस वही क्लब था, उसी से खेलना सीखा। धीरे धीरे वानसू पैसे कमाने लगी, लेकिन उसे अपनी मां के कर्ज और लोन शार्क्स के लिए सब देना पड़ता था। उसकी मां को जुए की लत लग गई थी।
फिर वानसू ने जो भी कमाया दान में देने लगी और लोग उसे दान की परी कहने लगे। जब उसे मंच पर बुलाया गया और उसने स्पीच दी, फिर वो पार्टी एंजॉय करने लगी। वो लोगों से बात कर रही थी, तभी उसका हस्बैंड एक औरत से नजर मिलाता है। फिर वो दोनों पार्टी से निकल जाते हैं, लेकिन वो औरत भूल जाती है कि उसका छोटा भाई भी पार्टी में है। वो अपनी बहन को ढूंढता है। वानसू उसकी हेल्प करती है और होटल में उसकी बहन को अपने हस्बैंड के साथ सेक्स करते हुए पकड़ लेती है। उसे गुस्सा आता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो पहले से सब जानती थी। वो उन दोनों को डांटती है, फिर बाहर चली जाती है ताकि किम कपड़े पहन सके। बाद में किम उसका हाथ पकड़ता है और दोनों फिर से पार्टी में लौट जाते हैं और डांस करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो औरत भी वापस पार्टी में आती है और जब उन्हें साथ देखती है तो जलन होती है। बाद में वानसू फिर उसी औरत से मिलती है जब वो मिस पार्क से मिलने आई होती है। मिस पार्क उस औरत को बाहर निकाल देती है। वानसू खुद के लिए एक ड्रिंक बनाती है और पूछती है कि क्या उसे भी चाहिए। मिस पार्क उस पर अखबार फेंक देती है, वो गिलास फेंक देती है और पूछती है कि क्या दूसरों को नीचा दिखाकर उसे अच्छा लगता है। फिर कहती है कि मिस पार्क को पता था कि किम और वो औरत एक दूसरे के साथ हैं और अब टेंशन में है कि वानसू क्या करेगी। वानसू बोलती है कि उसे तलाक नहीं चाहिए क्योंकि उसे अपने काम पर फोकस करना है, यानी उसका चैरिटी फाउंडेशन, नाउ फाउंडेशन। मिस पार्क कहती है कि उसने वानसू को यहां तक पहुंचाया है, लेकिन वानसू साफ कहती है कि उसने खुद की मेहनत से सब पाया है। जाने से पहले वानसू बोलती है कि उसने अपने बेटे के साथ वक्त नहीं बिताया क्योंकि वो फाउंडेशन बनाने में लगी थी और अब वो किसी को अपने रास्ते में नहीं आने देगी। उस रात वानसू अकेली बार में जाती है और कुछ ड्रिंक्स लेती है। उसे याद आता है कि वो और किम कैसे मिले थे जब किम ने नाव फाउंडेशन में 10 दिन काम किया था। फिर किम ने उससे कहा था कि गोल्फ छोड़ दे और उसकी बीवी बन जाए। अब के टाइम में वानसू नशे में धुत है और होटल लौटने की कोशिश करती है। वानसू पूरा नशे में धुत हो जाती है और होटल वापस जाने की कोशिश करती है। डू यून उसे देखता है और उसके पीछे पीछे चलता है ताकि वो ठीक से पहुंचे। वानसू लड़खड़ाती है और अपने बैग से सारा सामान निकाल देती है, तो डू यून उसकी मदद करता है और उसे कमरे में ले जाता है। डू यून उससे पूछता है कि क्या वो खुश है या अकेली महसूस कर रही है, लेकिन तभी किम अपनी बीवी को देखने आता है। डू यून दरवाजा खोलने ही वाला होता है, लेकिन वानसू उसका हाथ पकड़ लेती है क्योंकि वो अभी अपने पति से नहीं मिलना चाहती। अगले दिन पूरा क्रू कोरिया वापस लौट जाता है और वहां डू यून हवेली के चारों ओर घूमता है। प्रमुख उसे कहता है कि धीरे धीरे उसे इस काम की आदत हो जाएगी और फिलहाल आराम करे। फिर प्रमुख उससे पूछता है कि वो मनीला में 3 महीने क्या कर रहा था, तो डू यून बताता है कि वो अपने पुराने दोस्त यू ह्युक की मौत की जांच कर रहा था। जब वो अकेला होता है तो उसे याद आता है कि मरने से कुछ पहले उसने अपने दोस्त को देखा था और वो उसे एक फोटो के बारे में कुछ बताना चाह रहा था। डू यून गलती से अपनी और यू ह्युक की एक फोटो गिरा देता है और देखता है कि उसमें एक छोटा SD कार्ड छुपा हुआ है। वो उसे अपने टैबलेट में लगाता है और ह्वांग ग्रुप के पुराने चेयरमैन की डेड बॉडी की कुछ फुटेज देखता है। अब डू यून को शक होता है कि उसकी मौत में कुछ गड़बड़ है। इधर वानसू डू यून को मिलने बुलाती है और बताती है कि उस रात के बाद जब वो दोनों नशे में थे, उसे उसके आसपास ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन डू यून उसके इमोशंस को नजरअंदाज करते हुए कहता है कि जो लोग उसे मारने आए थे वो प्रोफेशनल थे और फिर से आ सकते हैं। वो कहता है कि ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था, बल्कि कोई सीक्रेट छुपाने की कोशिश कर रहा है। डू यून मानता है कि ह्वांग ग्रुप के अंदर कोई बड़ी साजिश चल रही है। बाद में वानसू अपने भाई से मिलती है और कहती है कि उन्हें अकाउंटिंग फर्म के मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब वो फाउंडेशन को इंटरनेशनल बनाना चाहती है। भाई ये सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि इससे उसके मनी लॉन्ड्रिंग वाले काम में दिक्कत आएगी। असल में फाउंडेशन ह्वांग ग्रुप के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता है और वानसू को ये सब पता है। भाई पूछता है कि मनीला में जिसने गोली चलाई थी, क्या वो पकड़ा गया? तो वानसू कहती है कि नहीं। फिर वो पूछती है कि क्या उसे लगता है कि सुश्री पार्क ने ही अटैक का ऑर्डर दिया था।
भाई कहता है कि शक तो है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ काम करते हुए पक्का कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर वानसू उस धोखेबाज औरत से मिलती है ताकि उसे सबक सिखाए, लेकिन उल्टा वही औरत बोलती है कि उसे सब पता है कि क्या हुआ था। किम की मुलाकात उस लड़की से अफ्रीका में हुई थी जब वो नाउ फाउंडेशन में वॉलंटियरिंग कर रहा था। उसने उसे प्रपोज भी कर दिया था क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था, लेकिन औरत का कहना है कि ये सब झूठ है। असल में उस टाइम किम सियोल में किसी सेलिब्रिटी को डेट कर रहा था और उसी के साथ उसने ड्रग्स लिया था। बाद में उस सेलिब्रिटी की मौत हो गई। वानसू को इस पूरे सीन पर शक होता है, लेकिन वो गुस्से में चली जाती है। उसी रात किम अपनी बीवी से बात करना चाहता है और उसे कहता है कि वो उससे अब भी प्यार करता है और शादी नहीं तोड़ना चाहता। वानसू एक और राज खोलती है। वो जानती है कि वो जो औरत है उसके साथ जो बच्चा है वो किम का बेटा है। किम चौंक जाता है, लेकिन वानसू कहती है कि अगर वो उस औरत और बच्चे को विदेश भेज दे तो शायद उनका रिश्ता थोड़ा ठीक हो सकता है। लेकिन किम कहता है कि वो ऐसा कुछ अपनी मां से पूछे बिना नहीं कर सकता। अगले दिन किम की मां वानसू पर पलटवार करती है। वो एक फैमिली फोटोशूट प्लान करती है जिसमें बच्चे जून ही को भी शामिल करना चाहती है। वानसू को ये अच्छा नहीं लगता। उसे डर है कि लोग फोटो देखकर सोचेंगे कि वो बच्चा उसका बेटा है। किम की मां कहती है कि वो कुछ क्लियर नहीं करेंगी, लोग जो चाहे सोच सकते हैं। फिर वो बच्चा लेकर हवेली में आ जाती है और उसका सामान वानसू के मरे हुए बेटे के रूम में रखवा देती है। वानसू अकेले में वक्त बिताने के लिए कार में बैठकर चली जाती है, लेकिन डू यून भी उसके साथ आ जाता है। वो बीच पर जाती है और डू यून उसके पैरों को पोंछकर जूते पहनने में मदद करता है। वानसू उसे कहती है कि वो उस पर पूरा भरोसा नहीं करती और उसे बोलती है कि वो सिर्फ बॉडीगार्ड वाला काम करे और सिर्फ उसी के ऑर्डर माने। जब वो दोपहर में लौटते हैं तो किम अपनी बीवी से अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। वो कहता है कि शायद एक और बच्चा उनकी शादी को बचा सकता है। वो पास आने की कोशिश करता है, लेकिन वानसू उसे नहीं चाहती। बाहर से ये देखकर डू यून दौड़ता है और किम को पीछे से पकड़ लेता है। डू यून उसे छोड़कर कहता है कि अगर वानसू को कुछ हुआ तो सबके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। वानसू उसे कहती है कि उसे बाहर निकाल दो और डू यून वैसा ही करता है। समय बीतता है और डू यून पुरानी बातों की छानबीन करता है, खासकर चेयरमैन की मौत की। उसे पता चलता है कि चेयरमैन की मौत ग्रैंड पैलेस होटल में दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई थी, जैसा बताया गया था। वीडियो फुटेज से उसे पता चलता है कि एम्बुलेंस किसी और बिल्डिंग से गई थी। उसे शक है कि चेयरमैन की हत्या वेन ग्रुप से जुड़े किसी ने की थी और उसका पुराना दोस्त यू ह्युक भी शामिल है। अगली सुबह वानसू का भाई एक पेपर लेकर आता है जो मिस पार्क ने तैयार किया है। असल में वो एक इस्तीफा है, लेकिन वानसू हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपना अगला कदम उठाती है। वो मीडिया को लीक कर देती है कि जून ही किम का बेटा है, जो उसने एक औरत के साथ रिलेशन में पैदा किया था। रिपोर्टर पूरे परिवार के पीछे पड़ जाते हैं। मिस पार्क एक मीटिंग बुलाती हैं, लेकिन उनका भरोसेमंद गार्ड भी नहीं बता पाता कि मीडिया तक खबर किसने पहुंचाई। ये खबर से वानसू की 5 कंपनियों के शेयर नीचे गिर गए। लोग डर गए हैं कि वानसू किम से तलाक ले लेगी, इसलिए वो सबको मीडिया से बात न करने को कहती है। लेकिन जैसे ही वानसू मीटिंग से बाहर आती है, वो अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो। रिपोर्टर अफेयर और बच्चे को लेकर बहुत सारे सवाल पूछते हैं। वानसू सबको हैरान कर देती है जब वो कहती है कि उसका पति बेगुनाह है और बच्चा उसका नहीं है। वो कहती है कि वो बच्चा जून ही वांग ग्रुप के पुराने चेयरमैन का बेटा है। ये सुनकर सुश्री पार्क पागल हो जाती है और वानसू का भाई जोर से हंसने लगता है। फिर बुढ़िया वानसू से मिलने आती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे गए बातों पर गुस्सा करती है। वानसू कहती है कि उसे खुद को बचाने के लिए ये करना पड़ा। वो बुढ़िया से कहती है कि उसने किम से ज्यादा वांग ग्रुप के लिए काम किया है, इसलिए उसके साथ ऐसा बर्ताव सही नहीं है। बुढ़िया कहती है कि वो वानसू को निकालना चाहती है और उससे नाउ फाउंडेशन से इस्तीफा देने को कहती है, लेकिन वानसू मना कर देती है। वो धमकी देती है कि अगर बुढ़िया ने और हमला किया
तो वो सब कुछ बाहर लाकर रख देगी, यहां तक कि मनी लॉन्ड्रिंग का प्लान भी। कुछ दिन बाद बुढ़िया जंग और उसके बेटे को हवेली में बुलाती है। फिर वो वानसू से कहती है कि ये सही है, क्योंकि वानसू उसके मरे हुए पति की प्रेमिका थी। वानसू जंग को उसका कमरा दिखाती है, लेकिन साफ कहती है कि उसे अपने आसपास से दूर ही रहना होगा। रात को वानसू दौड़ने का मन बनाती है और डू यून को साथ चलने को कहती है। जब दोनों बाहर होते हैं, डू यून के हिसाब से तो उसे अपने पति से तलाक दे देना चाहिए। वानसू एक पुराना पल याद करती है जब वो पुराने चेयरमैन से बात कर रही थी। चेयरमैन ने कहा था कि उसका दिल टूट गया है और उसने वानसू से अपनी हथेली स्कैन करने को कहा ताकि उसे बैंक अकाउंट तक पहुंच मिल सके। उसने कहा था, जो चाहिए सही वक्त पर बता दिया जाएगा, लेकिन तब तक किम से शादी में रहना। अब के समय में बुढ़िया एक यूनिवर्सिटी इवेंट में जाती है, लेकिन उसे दिखता है कि उसने अपनी बहू जैसी ड्रेस पहनी है। दोनों फोटो खिंचवाने से बचती हैं, लेकिन मजबूरी होती है। फिर बुढ़िया अपनी गुस्से को काबू में करने के लिए जुडो करती है। वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर उनसे लड़ती है और सबको पटका देती है। फिर डू यून को चैलेंज देती है। डू यून बाकियों की तरह हारता नहीं और उसे हरा देता है। बुढ़िया उसे पकड़ने को कहती है और कहती है कि उसे उसकी खुशबू पसंद आ रही है। बाद में सुश्री पार्क वानसू को बुलाती है और कहती है कि उसे अपनी मां से मिले बहुत समय हो गया है। वो बताती है कि उसकी मां अब पागलखाने में है। सुनकर वानसू चौंक जाती है। वो पूछती है कि इसका कुछ लेना देना सुश्री पार्क से है क्या, लेकिन वो मना कर देती है। फिर वो वानसू को उसकी मां की कुछ हालत खराब वाली फोटो दिखाती है। डू यून वानसू और उसके भाई को अस्पताल ले जाता है। जब मां वानसू को देखती है तो उसे पहचान नहीं पाती और समझती है कि कोई अजनबी औरत है। वो उस औरत को पास बुलाती है और कहती है कि उसकी बेटी के लिए एक मैसेज है। मां कहती है कि उसे अपने किए पर पछतावा है, क्योंकि उसने अपनी बेटी का इस्तेमाल सिर्फ पैसों के लिए किया था। और उसकी मौत हो जाती है। फिर उसका भाई यांग मिन अंदर आता है अपनी बहन को बताने कि उन्हें छोटा सा अंतिम संस्कार करना है, क्योंकि मिस पार्क ने ऐसा करने को कहा है। जब वानसू घर वापस आती है तो मिस पार्क उससे कहती है कि अगले दिन उसे चीनी राजदूत के साथ मीटिंग में जाना है। वो ड्यूटी फ्री शॉप्स खोलने वाले हैं चीन में। लेकिन वानसू उस हालत में नहीं होती तो वो मना कर देती है। अगले कुछ दिन में वानसू और यांग मिन का पीछा किया जाता है। वानसू थोड़ा शांति चाहती है और अपना फोन बंद कर देती है ताकि कोई उसे ट्रैक न कर पाए। डू यून उसे उसके पुराने घर ले जाता है, जहां वो अपनी मां की राख बहा सके। डू यून उससे दोस्ती करता है, लेकिन पीछा करने वाला आदमी उनकी साथ वाली फोटो खींच लेता है। उसी रात किम उनका इंतजार करता है और डू यून से झगड़ने लगता है। वो बॉडीगार्ड को मुक्का मारता है और उसे निकाल देता है। बाद में माहौल थोड़ा शांत होने के बाद बूढ़ी औरत अपने बेटे को ऑफिस में बुलाती है और डांटती है। वो कहती है कि उसकी बीवी सिर्फ अपनी मां की अस्थियां बहाने गई थी, बॉडीगार्ड के साथ कुछ नहीं चल रहा। डू यून फिर वानसू से अकेले में बात करता है और कहता है कि उन्हें गहराई से जांच करनी चाहिए। उसे याद आता है कि जू ह्युक मरने से पहले एक अंडरग्राउंड जुआ क्लब की जांच कर रहा था। डू यून उस क्लब में जाता है और बॉस से मिलने को कहता है। बॉस को जब बताया जाता है तो वो कहता है कि वो इस आदमी को नहीं जानता, और फिर वो सिक्योरिटी हेड को फोन करता है और बताता है कि कोई अजनबी आया था। क्लब बॉस उसकी फोटो भेजता है और सिक्योरिटी हेड अब समझ जाता है कि डू यून खुद ही जांच कर रहा है। अगले दिन डू यून काम पर लौटता है और हेड उससे बात करना चाहता है। हेड उसे वार्निंग देता है, लेकिन डू यून जानना चाहता है उसके दोस्त के साथ क्या हुआ, और जब तक सच्चाई नहीं मिलेगी वो रुकेगा नहीं। डू यून कहता है कि उसे पता है चेयरमैन की मौत की कहानी झूठी है। हेड टूट जाता है और मान लेता है कि डू यून सही है, लेकिन कहता है कि मामला उतना भी गड़बड़ नहीं है जितना वो सोच रहा है। वो बताता है कि चेयरमैन की मौत सेक्स के दौरान हुई थी। फैमिली को डर था कि मीडिया मजाक उड़ाएगा, इसलिए उन्होंने शरीर हटा दिया और कहानी बना दी कि उसे हार्ट अटैक आया। वानसू भी अब एग्रेसिव हो जाती है।
जब चीन में कॉस्मेटिक्स कंपनी लॉन्च करने का टाइम आता है, वो किसी और कंपनी के ऐड में काम करती है और बोलती है कि उसे वैक्सीन खरीदने हैं अफ्रीका के गरीबों के लिए। इस हरकत से बड़ा हंगामा मच जाता है और पूरा परिवार मीटिंग में इकट्ठा होता है। सबको लगता है वानसू ने गड़बड़ कर दी है और उससे कहते हैं कि चीजें ठीक करे। दिन भर वानसू अपना दान का काम करती रहती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि अब उसकी जिंदगी में एक तूफानी सफर आने वाला है। जब डू यून और एक और बॉडीगार्ड कार में होते हैं, कोई आदमी ड्रोन भेजता है कार पर अटैक करने के लिए। ड्रोन कार पर हमला करते हैं, लेकिन डू यून पहले हमले से बच जाती है। लेकिन वो आदमी और भी ज्यादा ड्रोन भेजता है, जिनमें से एक कार से टकरा जाता है और कार पलट जाती है। तब सामने आता है कि हमला करने वाली ली जिन है, जो हवेली में काम करने वाली बॉडीगार्ड थी। ली जिन बाइक पर आकर चेक करती है कि सब मर चुके हैं या नहीं। लेकिन डू यून कार से बाहर निकलता है और वानसू को बचा लेता है। जैसे ही वो कार से कुछ कदम दूर जाते हैं, कार में ब्लास्ट हो जाता है और डू यून की पीठ में मेटल के टुकड़े घुस जाते हैं। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर डू यून की पीठ से मलबा निकालने के लिए ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। वानसू होश में आती है और अपने पति से पूछती है कि बाकी बॉडीगार्ड्स कैसे हैं। उसका पति उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएंगे। फिर वो पूछती है कि क्या मीडिया में कोई खबर आई है। किम बताता है कि बहुत सारे पत्रकार बाहर इंतजार कर रहे हैं, शायद ये हमला उस आतंकी ग्रुप ने किया है जिसने वानसू को पहले धमकी दी थी। मिसेस पार्क पुलिस कमिश्नर को अपने घर बुलाती हैं ताकि जल्दी से जल्दी हमलावरों को पकड़ा जाए। असल में हर बार वानसू पर हमला होता है तो उनकी कंपनी के शेयर गिर जाते हैं। अगर ऐसे हमले चलते रहे तो उनका बिजनेस घाटे में चला जाएगा। थोड़े दिन बाद वानसू को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है, लेकिन वो डू यून से मिलने वापस जाती है। जब वो मिलते हैं, वानसू डू यून को डांटती है कि उसने अपनी जान क्यों खतरे में डाली। डू यून कहता है कि उसका दिल यही कह रहा था। फिर वो उसे एक टैबलेट पर सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जो उसके पुलिस वाले दोस्त ने भेजा था। वानसू अब फुटेज देखने में इंटरेस्ट नहीं दिखाती क्योंकि अब उसे डू यून पर पूरा भरोसा है। अगली सुबह वानसू अपने भाई से मिलती है और अपने फाउंडेशन के फाइनेंशियल बही खाते मांगती है। भाई कहता है कि टैक्स बचाने के लिए बही खातों में फेरबदल किया गया है। वो उसे याद दिलाता है कि वो ह्वांग ग्रुप का एमडी है और अगर कुछ गलत हुआ तो वो भी फंसेगा। वानसू कहती है कि उसे ह्वांग ग्रुप की बूढ़ी औरत से बदला लेना है। लेकिन भाई का कहना है कि अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया तो दोनों मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल जा सकते हैं, मिसेस पार्क और बाकी परिवार के साथ भी। इसलिए ये बदला कोई बड़ी बात नहीं होगी। जब डू यून वापस घर आता है, वानसू उसे सब कुछ बताती है और कहती है कि वो बही खाते हर हाल में चाहिए। उसे लगता है कि ये बही खाते हवेली में मिस्टर हान के कमरे में है, जो मिसेस पार्क का सबसे भरोसेमंद आदमी है। डू यून अंदर घुसता है लेकिन देखता है कि दरवाजा फिंगरप्रिंट से खुलता है। गार्ड एक आइडिया देता है, वो हान का इस्तेमाल किया हुआ एक ग्लास ढूंढता है और उससे उसका फिंगरप्रिंट स्कैन करता है। फिर कंप्यूटर से एक नकली लेटेक्स फिंगर बनाता है। डू यून कमरे में पहुंचता है, लेकिन अंदर एक तिजोरी होती है जिस पर ताला लगा होता है। वो एक घड़ी के अंदर कैमरा छुपा देता है, लेकिन तभी उसे तिजोरी के बाहर कुछ खाता किताब दिखती है। जब वो खाता किताब उठाता है, ली जिन उसे देख लेती है। डू यून वानसू के ऑफिस जाता है, लेकिन तभी कुछ अफसर आ जाते हैं। पहले वो लोग नाव फाउंडेशन का सर्च वारंट दिखाते हैं, फिर वानसू के भाई के नाम का गिरफ्तारी वारंट, बोले पैसों का घोटाला किया है। वानसू अपने भाई के पीछे पुलिस स्टेशन जाती है। भाई बोलता है उसके पास वेन ग्रुप की कुछ गंदी बातें हैं और यही वजह है कि वो लोग उसे यूं ही नहीं जाने देंगे। मिसेस पार्क वानसू को ऑफिस बुलाती है और बोलती है कि उसे बुसान में एक प्रोग्राम में जाना होगा। वो कहती है कि अपने पति के साथ कुछ प्यार भरी तस्वीरें मीडिया के लिए खिंचवाओ। जब वो बुसान पहुंचते हैं, वानसू और डू यून करीब आ जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ली जिन उन पर नजर रख रही है। ली जिन उनकी कुछ तस्वीरें लेती है। उसे हान ने खास इंस्ट्रक्शन दिए थे। तस्वीरें लेने के बाद
ली जिन को वानसू पर चाकू से हमला करना है और ऐसा दिखाना है कि डू यून ने मारा। उसी रात ली जिन उन दोनों की और फोटो खींचती है। जब डू यून वानसू को आराम करने देता है, ली जिन घर में घुस जाती है। डू यून सही टाइम पे वापस आता है और वानसू को एक कमरे में बंद कर देता है। लड़ते लड़ते ली जिन डू यून को गिरा देती है और वानसू के पीछे जाती है। वानसू एक नाव में छुप जाती है, लेकिन हत्यारा फिर से पकड़ लेता है। डू यून फिर आकर बचाता है और आखिर में हत्यारे को पानी में फेंक देता है। फिर वो वानसू को लेकर निकल जाता है। भोर में वानसू चेक करती है कि डू यून ठीक है या नहीं। डू यून उसे याद दिलाता है कि उसने वादा किया था कि वो उसे सेफ रखेगा। दोनों पहली बार किस करते हैं। अगले दिन वानसू अपने पति के साथ फोटोशूट में जाती है। दोनों खुश दिखते हैं, लेकिन वो बस दिखावा होता है। उन्हें कैमरे के लिए एक दूसरे से ठीक होने का नाटक करना पड़ता है, लेकिन वानसू का दिल डू यून के लिए धड़कता है। फोटोशूट के बाद वानसू अपने पति से बात करती है। वो जानना चाहती है कि क्या किम को डर है कि जब वसीयत खुलेगी तो वेन ग्रुप उसके भाई को मिल जाएगा। उधर मिसेस पार्क डू यून और वानसू की तस्वीरें देखती है और सोचती है कि क्या इन्हें पब्लिक करना चाहिए। हान कहता है सोच समझ के करना और याद दिलाता है कि इस महीने के आखिर में वसीयत खुलेगी। बाद में हान वानसू को घर आते देखता है और गुस्सा हो जाता है। ली जिन को थप्पड़ मारता है और धमकी देता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो चीन में उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। उस रात किम भी घर लौटता है। उसकी मां उसे वानसू के बारे में एक लेख दिखाती है, जिसमें लिखा है कि वानसू का अपने बॉडीगार्ड के साथ अफेयर है। किम गुस्से में अपनी मां से लड़ता है। उसे लगता है मां उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। झगड़ा होता है और पता चलता है कि मां बेटे के बीच कुछ पुराने झगड़े अब तक सुलझे नहीं हैं। किम को याद आता है कि मिसेस पार्क ने हान के साथ मिलकर उसके पिता को धोखा दिया था और ये बात उसने कभी छुपाई नहीं। मिसेस पार्क कहती है कि उसका पति उसके साथ बुरा बर्ताव करता था, इसलिए अब वो उससे प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन सुबह हान जमानत भर देता है ताकि वानसू का भाई जेल से बाहर आ सके। वो भाई को कहता है कि डू यून से खाता किताब लेकर आना। भाई फिर डू यून से मिलता है। डू यून बोलता है कि उसने खाता किताब पढ़ ली है और अगर ये सब बाहर आ गया तो मिस पार्क को जेल जाना पड़ेगा। उसी रात डू यून फिर से हान के घर जाता है और जो सीक्रेट कैमरा उसने लगाया था उसका वीडियो देखकर तिजोरी खोलने में कामयाब हो जाता है। कुछ फाइलों को देखकर उसे पता चलता है कि किम का भाई असल में हान का बेटा है। बाद में किम हान से मिलने जाता है और अपने पापा की मौत का इल्जाम उस पर डालता है। किम को लगता है कि हान ने उसके पापा को मार डाला क्योंकि चेयरमैन को पहले से पता था कि किम का भाई उसका असली बेटा नहीं है। हान सब कुछ मना करता है। फिर किम की एक और मुलाकात होती है डू यून से। वो उस पर बंदूक तान देता है और पूछता है कि क्या वो उसकी बीवी के साथ सोया है। डू यून बात घुमा देता है और चेयरमैन की मौत की बात करता है, ये बताते हुए कि शायद ये मर्डर केस है। वांगसू भी आ जाती है, लेकिन इससे किम और चिढ़ जाता है। वो अपनी बीवी से पूछता है कि क्या वो और डू यून एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर कहता है कि इस टॉपिक को यहीं खत्म करो क्योंकि ये आदमी किसी मकसद से आया है। वांगसू कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डू यून को जांच करने दो और पता लगाने दो कि चेयरमैन के साथ क्या हुआ था। आखिर में वसीयत खोलने का दिन आता है और वकील पढ़ना शुरू करते हैं। चेयरमैन के पास 18 ट्रिलियन वॉन का फंड है, जिसे वो पूरा नाउ फाउंडेशन को दान करता है। वसीयत में लिखा होता है कि सिर्फ वांगसू ही इन पैसों को निकाल सकती है। किम अपने सौतेले भाई मिन को सच्चाई बताता है कि उसके मम्मी पापा कौन है। फिर मिन हान से बात करता है और पूछा कि क्या वो उसका असली बाप है। जब वो दोनों पैसे और रिश्ते की बात करते हैं, तब एक पुराना सीन दिखाया जाता है। मिन ही असली में चेयरमैन का कातिल था और श्री हान ने उसकी मदद की थी मर्डर को छुपाने में। किम अपने बेटे के साथ नजदीकी बढ़ाना चाहता है, तो उसे पार्क में ले जाता है। बच्चा भी समझदार निकला, उसे सब कुछ समझ में आता है। किम उसे बताता है कि उसकी मां हवेली में नहीं रह सकती, पर अगर बच्चा चाहे तो रह सकता है।
लेकिन बच्चा बोलता है कि वो माँ के साथ रहेगा। इस बीच वांगसू के भाई और डू यून ने प्लान बनाया कि हान को खाता किताब सौंप देंगे, लेकिन जैसे ही हान को बही खाता मिलता है, ली जिन अचानक पीछे से आकर उस पर चाकू से वार कर देती है। डू यून उसका पीछा करता है और उसे घायल कर देता है। डू यून के भाई की अस्पताल में मौत हो जाती है। हान पुलिस में रिपोर्ट करता है खाता किताब की, और अगली सुबह हान मिस पार्क को बताता है कि उसके भाई ने ही उसे जलाने की कोशिश की थी, लेकिन अब सब कंट्रोल में है और उसे कुछ नहीं होगा। इस तरह से हान उसका और ज्यादा भरोसा जीत लेता है। लेकिन अगले दिन मिस पार्क को नाउ फाउंडेशन के पैसे गबन करने के केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। बूढ़ी औरत श्री हान पर गुस्सा करती है। जब डू यून को यह सब पता चलता है तो वो वांगसू से मिलने जाता है और सबूतों की बात करता है। उसे डर है कि कोर्ट में ये सबूत काम नहीं आएंगे क्योंकि ये गैरकानूनी तरीके से लिए गए हैं। फिर पुलिस हान के घर की तलाशी लेती है और पता चलता है कि रिपोर्ट वांगसू की भाभी ने बनाई थी, जो जलती थी क्योंकि उसके पति मिन को वसीयत में कुछ नहीं मिला। ली जिन जब देखती है कि पुलिस घर की तलाशी ले रही है तो भागने की कोशिश करती है, लेकिन डू यून उसका पीछा करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। डू यून उसकी पीठ पर एक निशान देखता है और समझ जाता है कि वही है जिसने भाई पर हमला किया था। आखिर में डू यून उसे काबू में कर लेता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है क्योंकि बॉडीगार्ड ने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया था। चूंकि उसके पीठ पर डू यून के वार का निशान था। बाद में हान जंगल में जाकर एक सुनहरी पट्टी खोदकर निकालता है जिस पर खून के निशान हैं। फिर हान जेल में मिस पार्क से मिलने जाता है और कहता है कि उसे कबूल कर लेना चाहिए कि उसने वांगसू को मारने के लिए किसी को भेजा था, वरना वो पुलिस को वो सुनहरी पट्टी दे देगा और पुलिस उसके बेटे पर केस डाल देगी। उधर मिन गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि उसे वसीयत में कुछ नहीं मिला। वो हवेली में जाता है और किम को धमकी देता है कि पैसे दे। तभी हान आता है और किम को मारने के लिए राइफल पकड़ता है, लेकिन फिर वो मिन पर झपटता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। मिन गुस्से में आकर किम पर गोलियां चला देता है। वांगसू दौड़कर उसके पास जाती है। मरते वक्त किम अपनी बीवी से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। हान फिर मिन से कहता है कि सीसीटीवी फुटेज मिटा दे और हवेली छोड़ दे। उसके बाद वो खुद पुलिस को कॉल करता है और राइफल से फिंगरप्रिंट मिटा देता है। जब पुलिस आती है तो हान बोलता है कि वांगसू ने अपने पति को मार डाला, लेकिन वांगसू अपनी बात रखती है। पुलिस अभी कंफ्यूज है तो वो उसे स्टेटमेंट के लिए थाने ले जाते हैं। डू यून हवेली में मिन को ढूंढता है और उसे एक कोठरी में छिपा हुआ पाता है। जब पुलिस उसे पकड़ती है तो उसके कपड़ों पर बारूद मिलता है। सीसीटीवी फुटेज वापस ले आते हैं और उसमें दिखता है कि वांगसू कमरे से भाग गई थी जब पहली गोली चली थी। इसके बाद पुलिस उसे छोड़ देती है और मिन को जेल ले जाती है। सुश्री पार्क पुलिस को बता देती है कि वही थी जिसने ली जिन को कहा था कि वांगसू को मार दे। ये सब घटनाएं हान को वांग ग्रुप का नया सीईओ बना देती हैं। यून के पास एक वीडियो फुटेज होता है जिसमें सुश्री पार्क खाता किताब लेते हुए दिखती है और फिर हान को भी पकड़ लिया जाता है। आखिर में वांगसू को उसकी जिंदगी जीने की आजादी मिल जाती है। जहां तक हान की बात है, उसका बेटा जेल में उस पर हमला करने की कोशिश करता है। एक साल बाद डू यून एयरपोर्ट पर वांगसू से मिलता है जब वो तंजानिया में चैरिटी काम के लिए जा रही होती है। डू यून उसे अपनी शर्ट दिखाता है जिस पर लिखा है कि वो वॉलंटियर है और उसके साथ फ्लाइट पकड़ने वाला है।